हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम हिंदी में अंतःप्रदर्वी जालिका कहते हैं। इसमें हमने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है कि यह एक झिल्लियों का तंत्र है और यूकैरियोटिक कोशिका में ही झिल्ली युक्त सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता होती है। प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक कोशिका है, तो उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में उसके कोशिका द्रव्य को जब हम देखते हैं तो नलिका युक्त थैलीनुमा कुछ ऐसी संरचनाएं बिखरी हुई दिखाई देती हैं। वो सारी संरचनाएं ही अंतःप्रदर्वी जालिकाएं हैं। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो सिस्टर्नी, एक वेसिकल, सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूबुल्स। ये 3 चीज़ें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना को देखते हुए हमें ये दिखाई देती हैं। सिस्टर्नी वास्तव में क्या है? सिस्टर्नी, आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे बहुत सारे आपने थैले लिए, किसी एक खाली स्पेस में रखे और वो थैले आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए भी हैं। तो यदि हम सिस्टर्नी को थैले से एकदम चपटे थैले नुमा संरचना से कंपेयर करेंगे तो हमें इनको समझने में आसानी होगी। बाकी हम आगे डायग्राम में भी इसको समझेंगे। तो सिस्टर्नी जो हैं वो अशाखित होती हैं, इनमें कोई शाखाएं नहीं मिलती। और वेसिकल है वो गोल अंडाकार स्ट्रक्चर हैं, जैसे गेंदनुमा स्ट्रक्चर। तो जो गेंद की बाउंड्री है वो झिल्ली से बनी हुई है और झिल्ली सारी की सारी झिल्लियाँ, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या अंदर के किसी कोशिकांग की सारी झिल्लियाँ, हमने पहले भी चर्चा की इस बारे में, किसकी बनी होती है? फोस्फोलाइपो प्रोटीन की बनी होती है। फोस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। तो ये भी फोस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी झिल्ली से घिरा हुआ एक गोल गेंदनुमा संरचना वेसिकल होती है और उसके अंदर विभिन्न पदार्थ भरे रहते हैं। तीसरा है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स ये शाखित नलिकाएं हैं और इनमें ये शाखाएं इस प्रकार से बनी रहती हैं ये ट्यूब। आप इसका इमेजिनेशन ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आपने एक पाइप लिया और वो पाइप अत्यधिक शाखित है, तो इस प्रकार की संरचना बनी होती है ट्यूब्यूल्स की। बिल्कुल सेम जब हम गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे तब भी देखेंगे कि उसके अंदर भी सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल्स दिखाई देती हैं, लेकिन संरचना समान है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी की। लेकिन हम देख रहे हैं अंतर क्या है इसमें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें ये तीनों संरचनाएं पृथक पृथक दिखाई देती हैं और ग्रुप नहीं बनाती, जबकि गोल्जी बॉडी में ये ग्रुप बना लेती हैं। और दूसरा अंतर क्या है कि गोल्जी बॉडी पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई नहीं होती, वो किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे केंद्र के पास स्थित होती है, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई सी दिखाई देती है हमें। यदि हम एक कोशिका को देखते हैं तब हम देखेंगे कि ये कोशिका की बाउंड्री होगी, ये केंद्रक हो गया और बीच का सारा भाग क्या है? कोशिका द्रव्य है। तो ये जो कोशिका का ये जो स्थान है इसे हम अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं। इस अंतरकोशिकीय स्थान को जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 भागों में बांट देती है। एक को बोलते हैं हम ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म और दूसरा है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। ये ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि इसकी सिस्टर्नी की संरचना इस प्रकार की बनी होती है। और ये भी आप मतलब देख पा रहे हैं कि ये जो बाहर की तरफ ये जो बाउंड्री है ये वो फोस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी है और बीच में ये जो स्पेस है ये ल्यूमेन कहलाता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जिस स्पेस को कवर कर लिया वो स्पेस और कोशिका द्रव्य का बाहर का स्पेस, इन दोनों में अंतर हो गया। ये वाला स्पेस तो कहेंगे हम ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म और बाहर का जो स्पेस है जिसमें साइटोप्लाज्म भरा है उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं इसकी संरचना को हम देखेंगे कि ये वाला हिस्सा केंद्रक है और इसमें जो हमें पोर दिखाई दे रहे हैं, हमने केंद्रक पढ़ते समय की चर्चा की थी, ये केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर हैं। और न्यूक्लियर एनवेलोप की संरचना
दिखाई दे रही है, मतलब केंद्रक की जो झिल्ली है दोहरी झिल्ली के रूप में जो दिखाई दे रहा है वो न्यूक्लियर एनवेलोप है। न्यूक्लियर एनवेलोप से ही जुड़ी हुई संरचना के रूप में बिल्कुल एकदम कंटिन्यूटी में हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रही है। ये सारी की सारी ये अंतःप्रद्रवी जालिका है। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसे समझिए आप, एक थैला है, इतना भाग, फिर दूसरा थैला, फिर तीसरा थैला, और इस प्रकार अनेक थैले आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो संरचनाएं है वो संरचना क्या कहलाती है? सिस्टर्नी कहलाती है। इसके ऊपर जो हमें ब्लू डॉट्स दिखाई दे रही हैं वो ब्लू डॉट्स क्या हैं? वो राइबोसोम है। और जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल में मिलती है, और यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम कैसे होते हैं? 80S प्रकार के, जो हमने राइबोसोम प्रत्यय में चर्चा की थी। इसके अलावा जिन भागों पर हमें राइबोसोम चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं वो दिखने में खुरदरी सी संरचनाएं दिखाई देती हैं, इसलिए उसको एक नाम दिया गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन भागों पर राइबोसोम नहीं लगे हुए हैं वो भाग स्मूथ दिखाई देते हैं, चिकने दिखाई देते हैं, ये टाइप हो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सारा अंतःप्रद्रवी जालिका का जो तंत्र बनता है ये आपस में एक सिस्टर्नी दूसरे से, तीसरे से, इस प्रकार कंटिन्यूटी में रहती हैं, और इसी प्रकार ट्यूब्यूल्स भी आपस में जुड़ी रहती हैं। और इनसे जो भी पदार्थ सीक्रेट किए जाते हैं इनसे मुकुलन के द्वारा गोल गोल संरचनाएं टूट कर अलग होती जाती हैं, ये वेसिकल कहलाती हैं। तो सिस्टर्नी, ये है ट्यूब्यूल्स, और ये वेसिकल, इन तीनों संरचनाओं से मिलकर अंतःप्रद्रवी जालिका का निर्माण होता है। और हम देख रहे हैं कि सिस्टर्नी अलग है, ट्यूब्यूल्स अलग हैं, और वेसिकल्स इसमें दिखाई नहीं दे रही हैं, नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे वो अलग हैं। तो ये अलग अलग व्यवस्थित रहती हैं अंतःप्रद्रवी जालिका में। जबकि जो गोल्जी काय को हम पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि वो आपस में एक दूसरे से जुड़कर और एक समूह बनाती हैं, जबकि अंतःप्रद्रवी जालिका ऐसा कोई समूह का निर्माण नहीं करती। ये एक दूसरा डायग्राम है, इसमें हम और देख पा रहे हैं कि सिस्टर्नी के बीच में ये जो भाग है, सिस्टर्नी के बीच में ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये वाला स्पेस ल्यूमेन है, और इसके ऊपर जो रेड डॉट में दिखाई दे रहे हैं वो राइबोसोम है। राइबोसोम हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए ही मिलें ज़रूरी नहीं है, वो फ्री अवस्था में भी मिलते हैं, उन्हें हम फ्री राइबोसोम कहते हैं। और ये जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के छिद्र हैं। केंद्रक झिल्ली में जो छिद्र पाए जाते हैं वो छिद्र ये हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। तो इसमें हम सिस्टर्नी की स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, इसमें केवल सिस्टर्नी दिखाई गई है। इसमें हम इन तीनों को देख पा रहे हैं, सिस्टर्नी को भी, ये ट्यूब्यूल्स हैं और ये वेसिकल्स हैं। सिस्टर्नी, यदि हम एक थैले को देख पा रहे हैं, ये एक थैला है, यदि इस थैले को यदि यहाँ से कट किया जाएगा और फिर इस साइड से देखेंगे तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। एक्चुअल में ये यों बनी हुई हैं, ये पूरा थैला, इस प्रकार की सिस्टर्नी होती है। जब सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम अटैच रहेंगे तो वो खुरदरी दिखाई देगी, और ऐसी सिस्टर्नी किसका निर्माण करेगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करेगी। जब सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है या ट्यूब्यूल्स के ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है तब वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करते हैं। और जैसी हमने बात की थी वेसिकल्स के बारे में, ये गोल गेंदनुमा संरचनाएं हैं, अंडेनुमा संरचनाएं हैं जिसके अंदर कोई पदार्थ भरा हुआ है, और ये जो सिस्टर्नी है उससे या ट्यूब्यूल से मुकुलन के द्वारा अलग होती जाती हैं। और अंतःप्रद्रवी जालिका जो सीक्रेशन इत्यादि से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य करती है, उसमें जो भी पदार्थों का स्राव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से करने के पश्चात गोल्जी काय के पास कुछ बदलाव के लिए भेजा जाता है, तो वेसिकल्स में भरकर ही भेजा जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इसके प्रकारों की बात हमने पहले भी कर ली। दो प्रकार हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि राइबोसोम जुड़ा होगा तब हम उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यदि राइबोसोम नहीं जुड़े होंगे तब हम उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चित्र में भी साफ दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग रफ है और ये वाला भाग जिस पर राइबोसोम नहीं जुड़े हुए हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। शॉर्ट में इस RER कहते हैं, इसे SER कहा जाता है। इन दोनों में अंतर क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या अंतर है, अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सतह पर दो प्रोटीन पाई जाती हैं। एक तो ग्लाइकोप्रोटीन, दो ग्लाइकोप्रोटीन है, एक को कहते हैं राइबोफोरिन फर्स्ट, दूसरे को राइबोफोरिन सेकेंड। ये राइबोफोरिन क्या काम करते हैं? ये राइबोफोरिन राइबोसोम को अंतःपरद्रवी जालिका पर अटैच करने का काम कर देते हैं। और राइबोसोम का कौन सा भाग इससे जुड़ेगा? बड़ी ऊपिकाई जुड़ेगी, छोटी ऊपिकाई फ्री रहेगी। जैसे ये अंतःपरद्रवी जालिका है, इस पर राइबोसोम जुड़ा तो ये बड़ी ऊपिकाई, छोटी ऊपिकाई ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जो राइबोफोरिन फर्स्ट और सेकंड है वो इसको जोड़ने का काम करेंगे और यहाँ पर जुड़ता है mRNA और प्रोटीन संश्लेषण होगा। और वो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ, प्रोटीन निर्मित होकर कहाँ जाएगी? वो सारी प्रोटीन निर्मित होकर अंतःपरद्रवी जालिका की ल्यूमेन में आ जाती हैं और बाद में जो प्रोटीन ल्यूमेन में आई उनको एक गोल गेंदनुमा संरचना में भरकर अलग कर दिया जाता है और बाद में इसको गोल्जिकाए है वो उसमें कुछ और बदलाव करता है। इस प्रकार की क्रिया हमें देखने को मिलेगी कोशिका के अंदर। चिकनी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम नहीं जुड़े होंगे। क्यों नहीं जुड़े होते? क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो झिल्ली है उस झिल्ली पर राइबोफोरिन नाम का ग्लाइकोप्रोटीन नहीं पाया जाता, इसीलिए तो ये स्मूथ हैं, क्योंकि राइबोसोम जुड़ ही नहीं पाएंगे इसलिए स्मूथ हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये अधिक स्थायी संरचनाएं हैं और चिकनी या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कम स्थायी संरचना है। ये अधिक स्थायी और कम स्थायी क्यों हैं? इसलिए हैं कि यदि प्रोटीन की मात्रा किसी झिल्ली में बढ़ जाएगी तो उसकी स्ट्रक्चर ज़्यादा मजबूत हो जाती है, इसलिए अधिक स्थायी संरचनाओं का निर्माण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अधिक स्थायी संरचना कहा जाता है। रफ है वो मेनली सिस्टर्नी से बनती है। मेनली इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बिल्कुल भी ट्यूबुल्स और वेसिकल नहीं पाई जाएगी, वो भी पाई जाएंगी, लेकिन ज़्यादा क्या मिलेगा? सिस्टर्नी मिलेगी। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि ये मेनली किससे बनी है? ये ट्यूब्यूल से बनी है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाई जाएगी जिनका काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। तो वो कोशिकाएं जो प्रोटीन संश्लेषण करती हैं उसमें कैसी अंतःपरद्रवी जालिका मिलेगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि यकृत, अग्नाशय, गोबलेट सेल्स, ये प्रोटीन को सीक्रेट ज़्यादा मात्रा में करती हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स बना रही हैं। अग्नाशी रस में हम देखेंगे बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। और ये भी जानते हैं हम कि सभी एंजाइम राइबोजाइम को छोड़कर किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और जब एंजाइम प्रोटीन के बने हैं तो उनका निर्माण कहाँ हो रहा है? राइबोसोम पर। और राइबोसोम कौन सी अंतःपरद्रवी जालिका से जुड़ा होता है? जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ जाता है तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि राइबोसोम कोशिका में फ्री अवस्था में भी मिल सकता है, मुक्त अवस्था में भी मिल सकता है, लेकिन ऐसे राइबोसोम जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं वो जो भी प्रोटीन का निर्माण करेंगे वो प्रोटीन उस कोशिका के अंदर जो भी गतिविधियाँ संपन्न होगी उन कार्यों के लिए प्रोटीन का निर्माण वो राइबोसोम करेंगे। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम जुड़े हुए हैं वो राइबोसोम जो प्रोटीन बनाएंगे वो प्रोटीन पहले ल्यूमेन में आएगी, फिर वेसिकल में भरी जाएगी, फिर गोल्जी काय के पास से होते हुए फिर कोशिका से बाहर सीक्रेट की जाएगी। तो ऐसी सभी कोशिकाएं जो प्रोटीन का सीक्रेशन करेंगी उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक मात्रा में मिलेगी। तो यहाँ पर ये अंतर समझ में आया होगा हमें कि कहाँ पर। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी बात कर लेते हैं हम।
उसमें जिनमें भी लिपिड उपापचय या ग्लाइकोजन का उपापचय अधिक होता है उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। तो उपापचय का क्या मतलब हुआ कि या तो वसा का निर्माण और या वसा का तोड़ा जाना। उपापचय में दोनों गतिविधियां शामिल होती हैं कि निर्माणकारी गतिविधियां भी शामिल हैं उसमें, और एक सेकेंड, जो ग्लाइकोजन और लिपिड उपापचय जिनमें अधिक होता है उनमें कैसी मिलेगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगी। अब जैसे हम एडिपोज ऊतक की बात करें या जिन लीवर की कोशिकाओं में ग्लाइकोजन का संचय होता है उन कोशिकाओं के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा मिलती है। और नेक्स्ट में हम देखते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्यों को। फंक्शन ऑफ अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्य, इनके जो भी कार्य हैं अंतःप्रद्रवी जालिका के, उनको निम्न टॉपिक्स में हम बांट सकते हैं। पहला है यांत्रिक आधार। यांत्रिक आधार क्या है? यांत्रिक आधार का मतलब हुआ कि कोशिका को एक मजबूती प्रदान करना। अब कोशिका को ये मजबूती किस प्रकार प्रदान करता है अंतःप्रद्रवी जालिका? ये झिल्लियों का एक ऐसा सिस्टम बन जाता है, वो सिस्टम मदद करता है कोशिका को अपना आकार बनाए रखने में। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान कर रही है अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके अलावा और भी कोशिका के अंदर कोशिकांग और संरचनाएं होती हैं जो कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट। ये भी अंतःप्रद्रवी जालिका के साथ मिलकर कोशिका की एक विशेष संरचना को बनाए रखने में मदद देते हैं, और इन तीनों को मिलकर एंडोस्केलेटन कहा जाता है। एंडोस्केलेटन। अब अंतःकंकाल, जैसे हमारे जो स्केलेटन सिस्टम है वो हमारे शरीर के एक ढांचे का निर्माण किए हुए है और उसके ऊपर हम मांसपेशियाँ और अन्य स्किन वगैरह जुड़कर हमारे शरीर का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार एक कोशिका के अंदर हम देखेंगे कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो झिल्लियों का सिस्टम है वो, प्लस उसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट होते हैं, वो एक विशेष आकार कोशिका का बनाए रखते हैं। दूसरा पॉइंट है इंट्रासेल्यूलर एक्सचेंज, अंतः कोशिकीय विनिमय। अब जो इंट्रासेल्यूलर एक्सचेंज या इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये एक सेल इतनी बड़ी है, यदि किसी पदार्थ को यहाँ से यहाँ भेजा जाना है तो उसको भेजे जाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो जो कोशिका द्रव्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो परिवहन हो रहा है, और इन्होंने क्या अंतःप्रद्रवी जालिका क्या कर रही है, एक झिल्लियों का ऐसा मतलब सिस्टम जनरेट कर रही है जिससे होते हुए आराम से पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, और इस प्रकार के कार्य भी अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा किए जाते हैं। तो इंट्रासेल्यूलर एक्सचेंज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो केवल इंट्रासेल्यूलर ही नहीं, हमने अभी बात की थी कि जो भी सेल कुछ सीक्रेट करती है, चाहे वो प्रोटीन के रूप में करे, एंजाइम के रूप में करे या अन्य पदार्थों का सीक्रेशन करे, वो कोशिका से बाहर भेजा जाएगा। तो उनको वेसिकल्स में भरकर अंतःप्रद्रवी जालिका पहले गोल्जी काई के पास, फिर गोल्जी काई उनको अपनी वेसिकल्स में भरकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भेज देता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो वेसिकल्स अटैच होकर जो पदार्थ हैं उनको, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अटैच होगी यहाँ पे, और इस प्रकार जुड़कर ये सारे पदार्थ बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं। तो इसमें भी केवल अंतःकोशिकीय विनिमय में ही अंतःप्रद्रवी जालिका काम नहीं करती, जिन पदार्थों का सीक्रेशन होता है उनमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। अब प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन सी अंतःप्रद्रवी जालिका करेगी? यह वो अंतःप्रद्रवी जालिका करेगी जिस पर राइबोसोम जुड़े होते हैं, और ऐसी अंतःप्रद्रवी जालिका को हम कहते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका।
लिपिड संश्लेषण कौन सी अंतःप्रदर्वी जालिका करेगी? ये करेगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसमें जो ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं उसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब कोशिकीय उपापचय। कोशिका के अंदर बहुत से अणुओं के निर्माण की क्रिया और अणुओं को तोड़े जाने की क्रिया निरंतर होती रहती है। तो निर्माण वाली क्रियाएं होती हैं वो उपचय कहलाती हैं, और जो टूटने की क्रियाएं होती हैं वो अपचय कहलाती हैं, और दोनों मिलकर उपापचय कहलाती हैं। मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म निर्माण और कैटाबॉलिज्म टूटना। ये जैसे था और तोड़ दिया गया और इस प्रकार, तो ये कैटाबॉलिज्म हो गया। इस कोशिकीय उपापचय में अंतःप्रदर्वी जालिका की क्या भूमिका है कि किसी भी एंजाइम को और किसी सबस्ट्रेट को तोड़ने, जोड़ने, इन सारी चीज़ों के लिए एक सरफेस प्रदान करती है। और हमें पता है ये एक ऐसी सतह का निर्माण कर रही है जो पूरी कोशिका में फैली हुई है, और उस सतह पर बहुत सारी कोशिकीय क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण। जब हमने केंद्रक पढ़ा था तब इसके बारे में बात की थी कि जब कोशिका विभाजन होना प्रारंभ होता है तो पहले केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है, और जैसे ही केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है वो टुकड़े टुकड़ों में पूरे कोशिका द्रव्य में बिखर जाती है। जब जो क्रोमेटिन पदार्थ है वो दो भागों में विभाजित हो गया है, रेप्लिकेट हो गया है, उसके पश्चात पुनः केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है और इस प्रकार दो कोशिकाएं बन जाती हैं। इसमें भी अंतःप्रदर्वी जालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों? क्योंकि जो गुणसूत्र बने उन गुणसूत्रों के चारों तरफ अंतःप्रदर्वी जालिका एक सिस्टम क्रिएट कर लेती है धीरे धीरे, और उस सारे सिस्टम के द्वारा केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। तो केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भी अंतःप्रदर्वी जालिका की भूमिका है। अगला महत्वपूर्ण कि लाइसोसोम, गोल्जिकाए, माइक्रोबोटीज, इन तीनों का निर्माण अंतःप्रदर्वी जालिका से होता है। तो इनका निर्माण और इनके द्वारा जो भी कार्य हैं उन सभी कार्यों में भी अंतःप्रदर्वी जालिका की भूमिका है। फिर अगला टॉपिक है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन है आविषीकरण, मतलब विषैले पदार्थों को कोशिका से हटाना। अब जैसे मान लो हम दवाएं लेते हैं, वो या स्टीरॉइड या विभिन्न प्रकार के जो ड्रग्स हम कंज्यूम करते हैं, चाहे वो बीमार होने पे या अन्य किसी भी स्थिति में या अनजाने में हमने ले ली है, वो सभी दवाएं हमारे शरीर से धीरे धीरे हटाई जाएंगी, और उसको हटाने में अंतःप्रदर्वी जालिका महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाती है कि इसमें एक एंजाइम होता है जो साइटोक्रोम P45 है, 450 है, साइटोक्रोम P450। ये एंजाइम क्या करेगा? जो विषैले पदार्थ हैं उनको या तो मतलब नष्ट कर देगा, और या फिर उनमें जो उसका प्रभाव है, विषैला प्रभाव है, उस प्रभाव को नष्ट कर देता है। इसे ही निराविषीकरण या डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। और ये जो लास्ट टॉपिक है इसमें ये टाइप एरर है, आपको ये समझना है। यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्जिकाए। तो गोल्जिकाए जिन पदार्थों को स्रावित करता है उनके लिए पूर्व पदार्थों का निर्माण भी अंतःप्रदर्वी जालिका करती है। कैसे? कि अंतःप्रदर्वी जालिका से किसी पदार्थ का निर्माण हुआ और वेसिकल में भर दिया गया, वेसिकल में भरकर उसको दे दिया जाता है गोल्जिकाए को। गोल्जिकाए उसके अंदर निरंतर कुछ बदलाव करता जाता है और लास्ट में अपनी वेसिकल में भर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर भेज देता है। इस प्रकार की क्रिया संपन्न होती है। तो गोल्जिकाए के द्वारा जिन भी पदार्थों का में बदलाव किया जाता है और जिन पदार्थों को सीक्रेट किया जाता है, उन सभी पदार्थों का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? उनके पूर्व पदार्थों का निर्माण अंतःप्रदर्वी जालिका से होता है। तो अंतःप्रदर्वी जालिका कोशिका में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बुक से आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को इजीली ये सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। यदि आप लोगों को कहीं कोई भी क्यूरी रहती है, कोई दिक्कत आती है किसी टॉपिक को समझने में, तो आप लोग कॉलेज में, जो कॉलेज का समय है उस दौरान आकर पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।